मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय शिकर। आज मैं आपको दलीय प्रणाली और उसमें भी एक दलीय प्रणाली के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। वैसे 3 प्रकार की मोटे रूप से दलीय प्रणालियां देखने को मिलती हैं। उसमें से एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। तो आज हम जो प्रथम उसका प्रकार है एक दलीय प्रणाली, उसको लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें समझने के लिहाज से यदि किसी देश में केवल एक ही दल हो और शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य इस एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हों, तो वहाँ की दल पद्धति को एकदलीय कहा जाता है। एकदलीय पद्धति का आधार ये विश्वास है कि समस्त राजनीतिक अभिजात वर्ग ने अपने नेता को राज्य की प्रभुसत्ता सौंप दी है। राजनीतिक अभिजात वर्ग का अर्थ है जो राजनीति में हस्तक्षेप रखते हैं, रुचि रखते हैं, सक्रिय रहते हैं, विशेष समझ रखते हैं, जिनकी अच्छी पहुंच होती है राजनीति में, वो लोग भी एक नेता को चुन लेते हैं और उसमें राज्य की सारी प्रभुसत्ता उस एक व्यक्ति को सौंप देते हैं। संपूर्ण देश में केवल एक ही दल कार्य करता है। दल के विरुद्ध बोलना या सोचना राष्ट्रद्रोह समझा जाता है। यदि कोई अन्य दल जन्म लेता है तो उसे शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, अर्थात दूसरा दल कोई वहाँ हो नहीं सकता है, तो उसको खत्म कर दिया जाता है। अब हम ले रहे हैं एक दलीय जो शासन है वो कई रूपों में देखा जाता है और उसके हमारे पास 4 उदाहरण हैं। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। पहला है सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप, यूगोस्लाविया, अल्बानिया, चीन, क्यूबा आदि की समाजवादी सरकारें हैं जिनका अंतिम ध्येय साम्यवादी समाज की स्थापना या निर्माण करना है। तो एक दलीय में ये पहला प्रकार है। दूसरा है इसमें स्पेन, फासिस्ट पुर्तगाल, नाजी जर्मन और फासिस्ट इटली। ये पूर्णतया अधिनायकवादी शासन थे और हिंसात्मक पद्धति के माध्यम से अन्य दलों को उन्होंने धीरे धीरे समाप्त कर दिया और यहाँ पर दल, प्रजा, राज्य को एक ही माना जाता है। आप जर्मनी में देख सकते हो नाजियों ने किस प्रकार से अन्य जो लोग थे, अन्य जो पार्टियां, दल थे, उनको किस प्रकार से उनके कार्यकर्ताओं को, सदस्यों को और समाप्त कर दिया, नेताओं को। तो ये दूसरा। तीसरा, ब्रह्मा और मिश्र जैसी सरकारों को तीसरी श्रेणी में रख सकते हैं, जो राष्ट्रीयता और समाजवाद की भावनाओं को आधार बनाकर या फिर कहना चाहिए से ओतप्रोत होकर वहाँ अस्तित्व में है और जिसका सूत्रपात सैनिकों की ओर से हुआ, सेना के द्वारा हुआ। तो इन 2 देशों में ये भी एक दलीय शासन का प्रकार देखने को मिलता है। और चौथा प्रकार, चौथी श्रेणी में लैटिन अमेरिकन तथा पाकिस्तानी सरकार को रख सकते हैं। ये सरकारें किसी नेता को केंद्र बनाकर सैनिक शक्ति के आधार पर चलाई जाती हैं। अब देखो, उदाहरण के रूप में हम पाकिस्तान को ले सकते हैं। वहाँ चुनाव भी होते हैं, पर
चुनाव में भी सेना भाग लेती है, सेना का इंटरेस्ट होता है मिलिट्री का कि ये सरकार बने, ये प्रधानमंत्री बने, ये राष्ट्रपति बने, और वो सत्ता में आने के बाद, सेना की मदद से सत्ता में आने के बाद वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से सेना ही शासन करती है। तो ये कई प्रकार हैं। अब हम एक दलीय प्रणाली के गुण, मेरिट्स को देखते हैं। उसमें पहला है सुदृढ़ शासन। एक दलीय शासन विरोधी दलों के अभाव में दृढ़तापूर्वक शासन संचालन करता है। दल जनशक्ति और सत्ता दोनों का स्रोत एवं प्रतीक हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर भय, आतंक, विवशता एवं शक्ति का समुचित प्रयोग भी किया जा सकता है। तो एक दलीय प्रणाली का ये गुण है, सुदृढ़ शासन। दूसरा, आर्थिक विकास में सहायक। एक दलीय शासन में दीर्घकालीन योजनाओं को आसानी से अपनाया जाता है। इससे आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है। जो एक दलीय प्रणाली है उसमें आर्थिक विकास की दीर्घकालीन योजनाएं अपनाई जा सकती हैं। जहाँ द्विदल या बहुदलीय होता है उसमें एक संकट होता है कि कब सरकार गिर जाए, पर यहाँ पर ऐसा कोई संकट नहीं होता है। और ये लंबे समय जो दीर्घकालीन योजनाएं हैं, आर्थिक योजनाएं, उनको अपना सकते हैं। और चाहे दुनिया के कुछ लोग, इसमें मुख्य रूप से मैं यहाँ चीन और सोवियत संघ को ले रहा हूँ, चाहे दुनिया के कुछ लोग इनका प्रबल विरोध करें, इनमें हजारों कमियां निकालें, पर इनका जो आर्थिक विकास है वो महान आर्थिक विकास है। तो उस आर्थिक विकास के बैक में, पृष्ठभूमि में एक दलीय शासन प्रणाली का ही बड़ा योगदान हम मानते हैं। तो इन जैसी एक दलीय शासन प्रणाली में आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है, आर्थिक उन्नति तेजी से होती है। तीसरा, अनुशासन। एक दलीय शासन में उच्च कोटि का अनुशासन होता है। आए दिन हड़ताल, तालाबंदी, घेराबंदी जैसी बुराइयां और प्रवृत्तियां देखने को नहीं मिलती। शासन की शक्ति का भय बना रहता है। एक दलीय शासन में अनुशासन उच्च स्तर का होता है। उच्च स्तर तो खैर नहीं कहना चाहूँगा, पर अनुशासन होते हैं, सब अनुशासित होते हैं। ये हड़ताल, घेराबंदी, तालाबंदी, ये इसमें नहीं पाए जाते हैं। और शासन की शक्ति का भय सब जगह व्याप्त होता है। तो ये कहना चाहिए कि वो भय के बल पर अनुशासित, एक तो आत्म प्रेरित अनुशासन हो, वो न होकर ये शक्ति के भय से, भय के द्वारा स्थापित अनुशासन है। पर इस अनुशासन की भी एक देश में आवश्यकता होती है। तो ये इसमें अधिकतम देखने को पाया जाता है। राष्ट्रीय एकता। एक दलीय व्यवस्था से जनता में विभाजन तथा गुटबंदी का डर भी खत्म हो जाता है तथा राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। कोई भी देश हो, राष्ट्र को एक रखना, उसको संगठित रूप से बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। पर एक दलीय शासन प्रणाली में मजबूती के साथ राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। यहाँ पर गुटबंदी, विभाजन को कोई स्थान नहीं होता है। ऐसा कोई विरोध या कुछ होता तो उसको कुचल दिया जाता है। ये इसके गुण हो गए। अब हम ले रहे हैं एक दलीय प्रणाली के दोष। दोषों में सबसे पहला हम लेते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लोप। इसमें खुले विचार विमर्श, वाद विवाद एवं आलोचना को स्थान नहीं दिया जाता है तथा समुदाय और संघ बनाने की भी स्वतंत्रता नहीं होती। तो ये दोष है। तो इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ह्रास होता है, लोप हो जाता है। खुले वाद विवाद, आलोचना, ये बिल्कुल, और संघ समुदाय बनाना, ये भी वहाँ पर स्वीकृति नहीं होती है। किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती इसको लेकर। तो एक पहला दोष। दूसरा, विपक्ष का अभाव।
किसी भी शासन में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है रहती है। विपक्ष न केवल शासन को जागरूक रखता है अपितु वैकल्पिक नीतियां भी प्रस्तुत करता है। एक दलीय व्यवस्था में विपक्ष को कुचल दिया जाता है और जनता को आतंकित कर दिया जाता है। तो देखो, विपक्ष का अभाव, विपक्ष से होना वैसे देखा जाए तो आवश्यक होता है, और विपक्ष भी जागरूक विपक्ष वो शासन को भी जागरूक रखता है और अपनी ओर से वो वैकल्पिक नीतियां या कार्य योजना भी प्रस्तुत करता है कि आप इसको भी देख सकते हो। पर एक दलीय व्यवस्था में विपक्ष को कुचल दिया जाता है, विपक्ष को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो ये कमी खलती है इसमें। अधिनायक तंत्र, एक दलीय शासन वस्तुतः है अधिनायक तंत्र हो जाता है, उसमें परिणत हो जाता है। ये व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण रखता है। व्यक्ति की स्थिति राज्य रूपी मशीन के पुर्जे के समान हो जाती है। ये एक दलीय व्यवस्था है, ये अधिनायक तंत्र में परिवर्तित हो जाती है। और अधिनायक तंत्र होता है वहाँ पर व्यक्ति के जो जीवन के जो सारे पक्ष होते हैं उस पर उनका अधिकार हो जाता है। तो ये और व्यक्ति केवल एक राज्य रूपी जो मशीन है उसका कलपुर्जा मात्र होता है। तो ये इसका एक दोष है। प्रगतिशील विचारों का विरोधी, एक दलीय शासन सभी प्रगतिशील विचारों यथा लोकतंत्र, उदारवाद, समानता, स्वतंत्रता का विरोधी होता है, जबकि समय के साथ चलना बहुत आवश्यक होता है। पर ये शासन पद्धतियां हैं वो प्रगतिशील जो भी कोई विचार है और उन सबको कुचल देते हैं, वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये प्रगतिशील विचारों का विरोधी है एक दलीय व्यवस्था। दासतापूर्ण जीवन का दृष्टिकोण, इसमें शिक्षा, समाज, कला और साहित्य पर दल का अंकुश रहता है, जिससे आगे चलकर उस देश विशेष से साहित्य, कला तथा ज्ञान की समाप्ति हो जाती है। एक व्यक्तियों का दासतापूर्ण जीवन, उनके जो कहते हैं कि एक शासक को कला, साहित्य और ज्ञान की जो शाखाएं हैं उनको खुला छोड़ना चाहिए, उनको स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। पर एक दलीय व्यवस्था में इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये उसके डिमेरिट में, दोषों में इसको गिना जाता है। आज मैं यहीं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।